नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय चुनाव आयोग ने शुक्रवार को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर, दूसरे चरण का 25 सितंबर और तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। हरियाणा में सिर्फ एक चरण में मतदान 1 अक्टूबर को होगा। दोनों राज्यों में नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करने की बात कही। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना यूबीटी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी द्वारा घोषित किसी भी उम्मीदवार का बिना शर्त समर्थन करेगी। उद्धव ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करें, उसके बाद चुनाव प्रचार अभियान शुरू करें। उन्होंने कहा कि वो एनडीए के सीएम चेहरे के रूप में कांग्रेस और एनसीपी-एसपी द्वारा घोषित किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। उन्होंने अपनी याचिका में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दिए जाने की मांग की। दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई कर सकता है। बता दें, स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। इस मामले को लेकर अगस्त 2019 में स्वामी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से 3 सप्ताह पहले ही अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। उस समय राम मंदिर के शहर में फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने के लिए तमाम एयरलाइंस कंपनियों के बीच होड़ मच गई। 22 जनवरी को जब मोदी ने नए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की, तब तक महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के लगभग 20 प्रमुख शहरों के लिए दैनिक उड़ानें ऑपरेट कर रहा था। अयोध्या से जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने की बात की जाने लगी और मीडिया में उत्साही लोगों ने अयोध्या एयरपोर्ट को गेम चेंजर बताया और मोदी की सोच के कसीदे पढ़ दिए। लेकिन उसके बाद क्या? 7 महीने से भी कम समय में कम से कम 13 शहरों से दैनिक उड़ानें बंद हो गईं। यात्री मांग में कमी के कारण सभी फ्लाइट्स पिछले 2 महीने में बंद हो गईं। इस प्रवृत्ति ने अयोध्या हवाई अड्डे के भविष्य को लेकर तमाम आशंकाएं बढ़ा दी हैं। एविएशन अधिकारियों ने कम यात्री ट्रैफिक के लिए मानसून को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि आने वाले महीने में स्थिति में सुधार हो सकता है। महिलाओं के साथ हर रोज दरिंदगी की खबरें आ रही हैं। कोलकाता में आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया, हैवानियत की और फिर मार डाला। बिहार के मुजफ्फरपुर में 9वीं क्लास की छात्रा का गैंगरेप किया, ब्रेस्ट काटा, प्राइवेट पार्ट पर चाकू से हमला किया और फिर मार डाला। खबर गायब है। लड़की दलित थी और बीजेपी शासित राज्य भी है। उत्तराखंड के रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में काम करने वाली नर्स के साथ पहले बलात्कार किया और फिर उसी के स्कार्फ से उसको मार दिया। यूपी में 22 वर्षीय महिला से सामूहिक बलात्कार किया, वीडियो बनाया और उसे जान से मारने की धमकी दी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में होटल में 13 साल की लड़की से रेप किया। एक स्कूल का पूर्व गेम ट्रेनर रविंद्र मिश्रा, जिसकी उम्र 34 साल है, वो लड़की को होटल में ले गया और रेप किया। ये सब हाल की खबरें हैं। अभी भी हाल की ही खबरें छूट रही होंगी, लेकिन कैंपेन किसी के लिए नहीं चलाया जा रहा है। इन सारी खबरों में से आपने ज्यादातर कोलकाता वाली खबर सुनी होगी, जबकि तहलका सब पर होना चाहिए था। लेकिन बाकी जगहों पर मीडिया भी शांत है और कैंपेन भी शांत है, पूरा शांत। ममता बनर्जी ने आरजी कर अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या मामले में एक रैली निकालने का ऐलान किया। अब टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने उनके इस फैसले के पीछे की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि कोलकाता में हुई एक युवती की हत्या और बलात्कार से ज्यादा क्रूर और जघन्य अपराध की कल्पना करना मुश्किल है। लोगों का गुस्सा पूरी तरह से समझ में आता है। उनके परिवार के साथ संवेदना और प्रार्थना है। डेरेक ओब्रायन ने कहा, यह उचित सवाल है कि ममता बनर्जी आरजी कर अस्पताल की घटना पर क्यों रैली निकाल रही है, क्योंकि सीबीआई जो कि इस पूरे मामले को संभाल रही है, उसे जांच पर रोजाना अपडेट देनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कोलकाता पुलिस को जांच पूरी करने के लिए 17 अगस्त तक का वक्त दिया था। यही समय सीमा सीबीआई पर भी लागू होनी चाहिए। कोलकाता पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। न्याय तभी होगा जब सीबीआई सभी शामिल लोगों को पकड़ेगी और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजेगी। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि सीबीआई के मामले को अपने हाथ में लेने से इसे चुपचाप दबा नहीं दिया जाना चाहिए। समय की सबसे बड़ी मांग है कि तुरंत न्याय हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस बर्बर कृत्य को करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए। टीएमसी नेता के मुताबिक अस्पताल पर हमला करने वाले और तोड़फोड़ करने वालों पर भी
मामला दर्ज किया जाना चाहिए। पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि जिन लोगों ने आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ की और यह हंगामा किया, उनका आरजी कर मेडिकल कॉलेज के छात्र आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, वो बाहरी लोग हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने कई वीडियो देखे हैं, मेरे पास 3 वीडियो हैं, जैसा कि मैंने देख सकती हूँ, जिसमें कुछ लोग राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए हैं, वो भाजपा के लोग हैं, और कुछ DYFI के लोग सफेद और लाल झंडे लिए हुए हैं। कोलकाता पुलिस ने 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात आरजी कर अस्पताल में हमला करने के आरोप में 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोलकाता पुलिस ने एक एक्स पोस्ट के जरिए जानकारी दी है। अपने ट्वीट में पुलिस ने लिखा, आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में अब तक 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इनमें से 5 की पहचान सोशल मीडिया फीडबैक के आधार पर की गई। पुलिस ने लिखा कि अगर आप किसी संदिग्ध को पहचानते हैं तो कृपया हमें सूचित करें। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद आरजी कर कॉलेज और अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार से पूछा कि अचानक 7,000 लोग कैसे इकट्ठा हो गए। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर ऐसे ही हालात हैं तो अस्पताल को बंद कर दीजिए, मरीजों को किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दीजिए। तो जब अस्पताल ही बंद होगा तो उस तरीके का हंगामा होगा ही नहीं। ऐसे डर के माहौल में डॉक्टर कैसे काम करेंगे। कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने अडानी महाघोटाले में संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC जांच की मांग हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में किए गए खुलासों से कहीं अधिक आगे तक बताया। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप से जुड़ी गड़बड़ी और गलत कार्य राजनीतिक अर्थव्यवस्था के हर पहलू से जुड़े हुए हैं। हमारी 100 सवालों की हम अडानी के हैं कौन सीरीज में हमने उन्हें हाईलाइट किया था। उन्होंने कुछ तथ्य बताए, जैसे एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, सीमेंट और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अडानी का एकाधिकार सुनिश्चित करने के लिए भारत की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, भारत की प्रतिष्ठा को ताक पर रखकर पड़ोस में अडानी एंटरप्राइजेस की जरूरतों के लिए भारत की विदेश नीति के हितों के साथ समझौता करना, इजराइल के साथ भारत के रणनीतिक संबंधों को एक ही कंपनी अडानी को सौंप देना, कोयला और बिजली उपकरणों की ओवर इनवॉइसिंग, जिसने न केवल मनी लॉन्ड्रिंग और बेतहाशा मुनाफे को बढ़ावा दिया है बल्कि आम लोगों के बिजली के बिलों में भी वृद्धि की गई। अडानी ग्रुप को सार्वजनिक संपत्तियों पर अनियमित रूप से लीज का एक्सटेंशन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों विशेष रूप से SBI द्वारा प्रमुख प्रोजेक्ट को कर्ज देने में अप्रत्याशित पक्षपात दिखाना, इसमें मुद्रा में अडानी कॉपर प्लांट, नवी मुंबई में एयरपोर्ट और यूपी एक्सप्रेस वे परियोजना शामिल है। जयराम रमेश ने कहा, ये जितने भी मामले हैं उनमें से किसी का भी संदर्भ हिंडनबर्ग के आरोपों में नहीं है। उसके आरोप कैपिटल मार्केट से संबंधित मामलों तक ही सीमित है। स्टॉक हेरफेर, अकाउंटिंग धोखाधड़ी और विनियामक एजेंसियों में हितों का टकराव। हिंडनबर्ग के खुलासे तो सिर्फ हेमशैल के सिरे जैसा है, छोटा सा हिस्सा दिखा है। मोडानी महाघोटाले की पूरी तरह से जांच और खुलासा सिर्फ एक JPC की कर सकती है। युद्ध में चल रहे इजराइल के आर्थिक हालात कमजोर होते जा रहे हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने गजा में युद्ध के लंबा खिंचने के कारण इजराइल की क्रेडिट रेटिंग को A+ से घटाकर A कर दिया है। इसके अलावा ईरान के हमला करने की धमकी के बीच इजराइल का स्टॉक मार्केट भी गिर गया। इन सबके बीच खबर यह है कि अब इजरायली PM नेतन्याहू एक्स वॉर कैबिनेट मंत्री बेनी गैंट्स से सरकार के खर्चे पर मार्च में अमेरिका और UK की यात्रा के लिए खर्च किए गए पैसे वापस देने को कह रहे हैं। बयान में ये नहीं बताया गया है कि PMO गैंट्स से कितना पैसा वापस चाह रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स में इसे 70,000 शेकल यानी $18,000 बताया गया है। बता दें, गैंट्स उस समय वॉर कैबिनेट का हिस्सा थे। हालांकि अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि यात्रा उनके द्वारा मंजूर नहीं थी। वहीं गैंट्स के ऑफिस ने इस यात्रा को एक मौजूदा मंत्री के द्वारा जरूरी स्टेट विजिट बताया है। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री और उनके लोगों के लिए अच्छा होगा कि वो हमारे बंधकों को वापस लाने और उत्तरी निवासियों को घर लौटाने के लिए कार्रवाई करें, कम से कम उसी जुनून के साथ जैसा कि उन्होंने गैंट्स की यात्रा का खर्च के बाद किया है। इजराइल में ये सब हो रहा है, इसके बाद कहा जा रहा है कि ईरान की हमले की धमकी के बीच क्या इजराइल पैसे के लिए जूझ रहा है। इजरायली बस्तियों में रहने वाले लोगों ने वेस्ट बैंक के एक गांव के घरों और कारों में आग लगा दी। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस घटना में एक व्यक्ति की जान गई है, वहीं एक व्यक्ति घायल भी हुआ है, जिसे सीने में गंभीर चोटें आई हैं। आगजनी को अंजाम देने वाले इजरायली बस्ती के लोगों में से कुछ ने मास्क पहन रखे थे। 2 दिन पहले ही जिस एमपॉक्स वायरस को WHO ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया, वो पड़ोसी के देश पाकिस्तान में पहुंच चुका है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वास्थ्य विभाग ने
शुक्रवार को बताया कि पाकिस्तान में एमपॉक्स वायरस के 3 मामले पाए गए हैं। हालांकि इनमें से एक अभी भी संदिग्ध केस में है। यूरोप के देश स्वीडन में एमपॉक्स वायरस के नए वेरिएंट का एक मामला भी सामने आया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार व्यक्ति अफ्रीका के उस हिस्से में रहने के दौरान संक्रमित हुआ जहां एमपॉक्स का नया स्ट्रेन फैल रहा है। यूक्रेन ने रूस के पश्चिमी कुर्स्क इलाके में अपना सैन्य प्रशासनिक ऑफिस बना लिया है। यूक्रेन के शीर्ष कमांडर ओलेक्सांद्र सिर्स्की ने कहा कि इसी ठिकाने से वो रूस पर हमला जारी रखे हुए हैं। ओलेक्सांद्र सिर्स्की के मुताबिक पश्चिमी कुर्स्क इलाके में खुला ये ऑफिस कानून व्यवस्था को बनाए रखेगा और लोगों की तत्काल जरूरतों को पूरा करेगा। थाईलैंड की संसद ने पायर टोंगटान चिनावाट को प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया है। चिनावाट थाईलैंड के पूर्व नेता और अरबपति ताकसिन की बेटी हैं। 37 वर्षीय चिनावाट थाईलैंड के इतिहास की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है। साथ ही वो इस पद पर पहुंचने वाली देश की दूसरी महिला हैं। आंटी यंगलुक थाईलैंड के प्रधानमंत्री बनने वाली देश की पहली महिला थी। पूर्व प्रधानमंत्री शीता टाविसिन को संवैधानिक कोर्ट से बर्खास्त करने के ठीक 2 दिन बाद चिनावाट को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है। सरकार ने वर्ष 2022 के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 2 अभिनेत्रियों को साझा रूप से दिया गया है। तमिल फिल्म तिरुचित्रम्बलम के लिए नित्या मेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए मानसी पारिक को भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। वहीं कन्नड़ अभिनेता ऋषभ शेट्टी को उनकी फिल्म कांतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। मनोज वाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। अरिजीत सिंह को फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में गाए गए उनके गाने केसरिया के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का पुरस्कार दिया गया। निर्देशक सूरज बड़जात्या को उनकी फिल्म ऊंचाई के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है। मलयालम फिल्म आटम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।